हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, DISC की तरफ से जो यूपीपीएससी के माध्यम से जो आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है, आपका प्रीलिम्स एग्जाम, उसका टेस्ट नंबर 4 आप सभी के सामने लेकर आए हैं। इस टेस्ट में हम सामान्य अध्ययन के साथ-साथ करंट अफेयर के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में अप्रैल महीने से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार का आगे भी कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहे और आप अपने एग्जाम की लगातार तैयारी करते रहें। चलिए आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कथन और कारक के माध्यम से दिया गया है। अब ये कथन कह रहा है कि कार्टर आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। कारण है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रण करना तथा उस पर कर लगाना था। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन की अगर बात करें तो कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथन में गलती कहाँ है? यहाँ पर जो फ्रांसीसी दिया गया है, ये जो कार्टा जो आर्मेडा व्यवस्था थी, ये फ्रांसीसियों द्वारा लागू नहीं की गई थी, ये पुर्तगालियों के द्वारा लागू की गई थी। तो ये पहला जो कथन है ये आपका गलत हो जाएगा, आर वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा कि ए गलत है और आर सही है। ए गलत और आर सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था? उस टैक्स का नाम आपको बताना है। सही विकल्प होगा चौथ। ठीक है, ये जो चौथ नाम का कर होता था, ये मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने के लिए दिया जाता था, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह प्रथम या रंगीला के बारे में सत्य नहीं है? पहला कथन है, इसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, एक मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, ये भी कथन सही है। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी कथन सही है। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, तो ये गलत कथन हो जाएगा। तो हमसे पूछा था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, सुगोलिकी संधि का संबंध किस एक युद्ध से था? ऑप्शन आपके सामने है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात की जाए तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 में हुआ था और जो सुगौल की जो संधि हुई थी, ये आंग्ल नेपाल युद्ध से ही संबंधित है। उस समय भारत के वायसराय की अगर बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग, जिसे हम गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, गवर्नर जनरल का कार्यकाल था, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कार्यक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सत्य है, ये आपको टिक करना है। यहाँ पर चार आपकी संगठन को दिया गया, जैसे एक प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी समाज, परमहंस मंडली और ब्रह्म समाज। इन चारों को इनकी स्थापना के आधार पर आपको लगाना है। तो चलिए के करके सबसे पहले हम समझेंगे। यहाँ पर दिया प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की अगर बात की जाए तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी वो 1867 में की गई थी और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था आत्माराम पांडुरंग। दूसरी तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की अगर डेट की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1839 में होती है और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। तीसरी परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना वो 1849 में होती है। ठीक है, 1849 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगली आपकी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में होती है और राजाराम मोहन राय के द्वारा। तो हमसे इनके कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो पहले आएगा वो आएगा आपका ब्रह्म समाज, यानी 4 वाला आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में 4 हो उसके बाद आप देखेंगे नंबर 2 आएगा। तो 4 2 ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है, आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो आपकी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है, वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है, तो ये भी कथन आपका सही है। तीसरा, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो ये भी कथन सही है।
तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी के सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायफरायों में से कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा वायफराय है जो ये कार्य करता था? नाम होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार और कवि भी था जो अपनी कविताएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से करता था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? यहाँ पर 3 संगठन दिए गए। पहला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अगर यहाँ पर हम बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है वो 1942 जापान में होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है कहाँ पर होती है, इसकी स्थापना जापान में होती है। दूसरा इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1905 में होती है। और स्थापना कहाँ पर होती है, तो इसकी स्थापना इंग्लैंड में होती है। तीसरा यूनाइटेड इंडिया हाउस। इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1908 यानी 1908 में यूएसए में होती है, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, यूएसए में होती है। तो इस प्रकार ये तीनों का तीनों संगठन आपके विदेश में गठित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? सबसे पहले बात करेंगे सत्य शोधक समाज की, ये है क्या? तो एक ये आंदोलन करने वाला संगठन था। इस आंदोलन की जो स्थापना थी वो 1873 में ये जो स्थापना की गई थी सत्य शोधक समाज की, ये 1873 में की गई थी। और स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले ने यह आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया था जाति विरोधी आंदोलन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि महाराष्ट्र में जो जाति विरोधी हो रहा था उसको बंद करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था? यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ये नारा जो दिया गया था ये किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन की अगर प्रारंभ की बात की जाती है 5 सितंबर को चालू होता है असहयोग आंदोलन। 5 सितंबर 1920 को ये चालू होता है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए अशोक के बारे में। पहला कथन दिया गया है कि अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ए और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कथन कारक के माध्यम से प्रश्न है, सरस्वती ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। तो ये जो कथन दिया गया ये बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है, ये गलत है। 3 बार जो उल्लेख किया गया ऋग्वेद में ये यमुना नदी का किया गया है। किस नदी का किया गया है? तो याद रखेंगे यमुना नदी का किया गया है। वहीं ऋग्वेद में अगर बात करें गंगा नदी की, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है वो केवल 1 बार किया गया है। इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा कि कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राज्यसभा में निवास करते थे? हमसे बोला गया कि जो हरिभद्र थे ये किसके यहाँ पर रहते थे? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, और गोपाल के ही वंशज थे धर्मपाल, और धर्मपाल के राज्य में ही हरिभद्र नाम के ये व्यक्ति रहते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। प्रश्न है कि सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? हमसे पूछा गया कि गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था। तब इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? खराज। ये खराज क्या है? तो आप याद रखेंगे गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। वहीं अगर जकात की बात करें तो जकात क्या है?
तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर है ये। ठीक है, कैसा कर है ये एक प्रकार का धार्मिक कर है। खुज्म क्या है? ठीक है, खुम्स। खुम्स युद्ध में जो लूटा हुआ माल हुआ करता था उस पे जो टैक्स लगता था वो वाला कर है। जजिया कर क्या है? तो जजिया कर ये गैर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। तो ये 4 प्रकार के कर दिए गए हैं, चारों आपको याद रखने हैं। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, खुम्स युद्ध से लूटपाट में जो प्राप्त होता था उस धन को कहते थे, खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, ये कृषकों से, जकात धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का पहले के बाद के क्रम में सही कालक्रम क्या होगा? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ही घटनाएं हैं, उन्हीं को आगे पीछे कर दिया गया है, तो आप चारों का क्रम लगा लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे वेवेज योजना की। वेवेज जो योजना थी वो आपकी 1945 में आती है। ठीक है, 1945 में। उसके बाद दूसरी योजना क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आता है। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में आता है। उसके बाद है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में आती है। किस में आती है? 1928 में। अब हमें पहले से बाद के क्रम में लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले आएगी नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कहाँ दी है? देखिए एक तो इसमें दी है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के बाद अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर वेवेज योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, इसी को हमने उल्टा कर दिया है, इसी क्रम को उल्टा कर दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है ये आपको बताना है। पर्व आपके पास है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में ही गीता के उल्लेख का जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। यहाँ बोला गया कि सही सुमेलित नहीं है, बताइए। एक तरफ गुप्त मुगल कालीन पद और दूसरी तरफ कार्य दिए गए। खुफिया नवीस की बात करें तो गुप्त पत्र लेखक था, ये बिल्कुल सही है। वाकिया नवीस की बात करें तो सूचना का अधिकारी, ये भी बिल्कुल सही है। मीर ए वर की बात की जाए तो वन अधिकारी या वन अधीक्षक, ये भी बिल्कुल सही है। मुफरिब समाचार लेखक, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी गलत है। मुफरिब का कार्य क्या हुआ करता था? तो याद रखेंगे मुफरिब जो कार्य करता था उसका नाम था सहलेखाकार। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया? समाचार लेखक, तो समाचार लेखक नहीं होगा, ये सवानिक निगार हुआ करता था समाचार लेखक वाला। मुशरिक जो हुआ करता था उसका नाम था सहलेखाकार, तो ऑप्शन डी गलत है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार किया था? शेर खां शेरशाह को कहा जाता है, शेरशाह सूरी को। तो आगरा और दिल्ली पर जब अधिकार किया था तो वो कौन सा युद्ध था? सही विकल्प होगा बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। अब ये बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो ये 17 मई को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 17 मई 1540 को। इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसी युद्ध में शेर खान ने अर्थात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। आगे अगर यहाँ पर बात की जाए तो शेर खान ने हुमायूं के मध्य एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम था चौसा का युद्ध। यह भी युद्ध थोड़ा चर्चित है। यह युद्ध आपका 1539 में होता है। ठीक है, किस किस के बीच? हुमायूं और शेर खां के बीच, तो ऑप्शन इसका ए होगा बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? बताइए, सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है। यहाँ पर देखिए पहला शब्द दिया मुरीद। मुरीद का जो अर्थ होता है वो होता है एक तरीके से सूफी विचारधारा के तहत जो लोग सूफी या जो गुरु या पीर होते थे से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है। मुरीद कौन होते हैं? याद रखते हैं जो सूफी, जो मुस्लिम आबादी होती है, जो मुस्लिम जो सूफी विचारधारा है ना, उससे जो लोग शिष्यता ग्रहण करते हैं उसे मुरीद कहते हैं। दूसरा खान कहा, एक शब्द दिया पर खान कहा, यह क्या होता है? तो सूफी जिन आश्रमों में निवास करते हैं, ठीक है, जिन आश्रमों में सूफी संत निवास करते हैं उन्हें खान कहा कहते हैं। एक है बाफरा। ये बाफरा क्या है? बाफरा ये सूफियों के धर्म संघ थे। ठीक है, बाफरा हमसे बोला कि सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है, तब सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी
ये सभी सूफी विचारधारा से संबंध रखते हैं। ये सभी सूफी विचारधारा से संबंध रखते हैं। मुरीद, खानकाह और बाशरा। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? यदि कि पल्लव वंश के कालक्रम को आधार बनाकर यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तब आप इसके कालक्रम को लगाएंगे तो पाएंगे कि सबसे अंतिम में जो व्यक्ति आता है उसका नाम है नंदीवर्धन द्वितीय। देखिए, ये परमेश्वरम प्रथम है तो इसका अर्थ द्वितीय भी होगा। नरसिंह वर्मन प्रथम है तो इसका अर्थ द्वितीय भी होगा। महेंद्र वर्मन प्रथम है तो इसका अर्थ दूसरा भी होगा, और दूसरे इसमें दिए नहीं, तो जो दूसरा दिया वही तो अंतिम में आएगा। तो दूसरा आपका नंदवर्धन वर्मन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ देखिए आंदोलन दिए गए और दूसरी तरफ उनकी शन दी गई है। जैसे फरेजी आंदोलन, तो फरेजी जो आंदोलन था ये पश्चिम बंगाल में हुआ था 1819 में, ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा आपका तयूनी आंदोलन, तयूनी जो आंदोलन था ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था, तो ये गलत दिया गया है। ठीक, 1890 में नहीं हुआ था, ये आंदोलन 1839 में हुआ था। ठीक, कौन सा? तयूनी आंदोलन, तो ये गलत है। अलीगढ़ आंदोलन 1875 सही है। अहमदिया आंदोलन 1889-90 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत था, बाकी सभी सही थे। तयूनी आंदोलन कहां पर हुआ था? बांग्लादेश ढाका में, ये 1839 में। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्तीर्ण मिलती हैं? बताइए, ये जो तीन प्रकार के शिव, स्कंद और विष्णु, इन तीनों ही देवताओं की जो आकृतियां मिली हैं वो किस कुषाण शासक के सिक्कों पर देखने को मिली हैं? तब आप सही टिक करेंगे हुविक्स, ऑप्शन नंबर बी। हुविक्स के सिक्कों पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? हमसे बोला गया कि गुप्त शासन में या शासन काल के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो उस समय सबसे बड़ा अधिकारी था दंडपाशिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, दंडपाशिक। एक यहाँ विकल्प और दिया गया जिसका नाम दिया गया यहाँ पर महादंड नायक। ये महादंड नायक होता था न्यायाधीश। कौन होता था? न्यायाधीश। आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे न्यायाधीश के बारे में ही निकल के आ रहा है। महादंड नायक यानी वो बड़ा व्यक्ति जो दंड देने के योग्य है, नायक दंड देता है। ठीक है, एक शब्द और यहाँ पर महाबलाधिकृत ये और दिया, ये क्या है? ये सेनापति था। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कथन कारक के माध्यम से है, आरूढ़ ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, कारण यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। बताइए क्या दोनों कथन सही हैं कि दोनों गलत हैं? क्या सही है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। आरूढ़ ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? देखिए, घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पर हमसे बोला कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है। बताइए पंपास, लानोज, पार्कलैंड और सेल्वास। आपको दो प्रकार से प्रश्न याद रखना है कि कौन सा घास का मैदान कौन से देश में पाया जाता है। जैसे हमसे पहले तो ये पूछा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है, तो आप याद रखें कि आप इस तरीके से देखेंगे, ये एक तरीके से पृथ्वी है, ये बीचों बीच से आपकी भूमध्य रेखा जा रही है। ठीक है, बीचों बीच से भूमध्य रेखा जा रही है। भूमध्य रेखा के उत्तर की बात करें चाहे दक्षिण की बात करें, यहाँ 10 डिग्री, देखिए 0 डिग्री है, तो 10 डिग्री यहाँ से जारी होगी, मानते हैं ये 10 डिग्री है, समझना से ये मानते हैं 10 डिग्री होगी, और ये मान के चलते हैं कि ये आपकी 25 डिग्री होगी। ठीक है, ये आपकी 25 डिग्री होगी। तो 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच जो घास के मैदान पाए जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ की बात हो रही हो चाहे वो साउथ की बात हो रही हो, इनके मध्य पाए जाने वाले घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाते हैं। और इनसे ऊपर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंपास। अभी पंपास कौन से देश में पाया जाता है? तो पंपास जो घास के मैदान है ये ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। लानोज की बात करें, लानोज, ये लानोस जो घास के मैदान है ये कौन से देश में पाए जाते हैं? ये दोस्तों वेनेजुएला में पाए जाते हैं।
पार्कलैंड की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्कलैंड ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। शैलवास की बात करें तो ये शैलवास जो घास के मैदान है आपके, ये आपके पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, पंपास। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ पल्फ क्लाउड्स कहा जाता है, वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखेंगे वायुमंडल की कितनी परतें पाई जाती हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, ठीक है। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, देखिए एक परत ये, 2, 3, 4, 5, ये 5 परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में। सबसे नीचे जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। दूसरे नंबर पर पाई जाती है उसे बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। तीसरे नंबर पर पाई जाती है बीचा बीच में, तो इसे बोलेंगे मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल। उसके बाद आती है आपकी आयन मंडल, ठीक है, कौन सी, याद रखते चले ना, आयन मंडल। और अंतिम में जाति से बोलते हैं बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल। तो ये 5 मंडल पाए जाते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आप याद रखें ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक जो धूल कण वगैरह उड़ते हैं, बादल वगैरह देखने को मिलते हैं आपके क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। हमसे बोला है मूलाभ मेघ जिन्हें हम मदर ऑफ पल्फ क्लाउड्स कहते हैं, ये वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं? तो ये हमारे समताप मंडल में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। और समताप मंडल की जो ऊंचाई दी गई है वो 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच दी गई है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की। कमेंट करके बताएं क्या ये सारी डिटेल आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। दूसरा है, टिटकाका झील बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। तीसरा, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। बताइए कौन कौन से कथन असत्य हैं? हमसे असत्य कथन पूछा है, ठीक, आप यहाँ देखेंगे असत्य कथन की बात कही गई है। बताइए 3 कथन में से कौन कौन से कथन असत्य हैं? देखिए पहला दिया मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में है। अगर हम बात करें झीलों की, तो मिशिगन झील के पास ही में 4 झीलें और पाई जाती है जिन्हें टोटल मिला के 5 महान झीलें कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जो मिशिगन झील है ये पूर्णतः यूएसए में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा, टिटकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर है, तो ये भी कथन आपका सही है। टिटकाका झील आपकी पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर बनी हुई है। तीसरा, फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। फिनलैंड में लगभग 1,80,000 सॉरी 1,68,000 झीलें हैं, इसीलिए इसे झीलों का देश कहते हैं, झीलों की वाटिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर, हमसे बोला कि कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के नाम से जानी जाती है? बताइए निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा की हवाओं के मार्ग में पड़ती है या उसे जानते हैं? सही विकल्प होगा वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, इसे गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ने वाली राजधानी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरे महासागर। तो अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित गहरे महासागर सबसे कम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ जनजातियां, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए। बात करें सेमांग जनजाति की, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सेमांग जनजाति आपकी मलेशिया में पाई जाती है, ठीक है। सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है, तो ये यहाँ होना चाहिए, तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा, माओरी जनजाति, ये जो माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तो इसका यहाँ पर होना चाहिए, ये भी दूसरा भी सुमेलित नहीं है। तीसरा, बोरो जनजाति, बोरो जनजाति आपकी ब्राजील में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। चौथा, बंतू जनजाति, बंतू जनजाति आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, ना कि श्रीलंका में, तो ये भी आपका गलत है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरो जनजाति ब्राजील में, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में और सेमांग जनजाति मलेशिया में। आइए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या कथनों को पढ़ने के आधार पर आप टिक करेंगे और पाएंगे कौन कौन से कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर आप देखा करें कि इसमें पूछा क्या है, सत्य नहीं है ये बोला गया है। ये दो कथन इनमें से कौन कौन से सत्य नहीं है। पहला है, संविधान निर्माण ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। दूसरा, आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सत्य नहीं है। देखिए जो कथन पहला दिया गया, ये कथन पहला बिल्कुल सत्य है और दूसरा कथन है वो बिल्कुल असत्य है, दूसरा गलत है। क्योंकि जो आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से लिया था, ना कि अमेरिका के संविधान से, इसीलिए कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही और सेकंड गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही विकल्प होगा बी, केवल दो गलत है क्योंकि असत्य नहीं है, यही तो बोला है। अगला प्रश्न होगा, नीचे दो कथन कारक के माध्यम से बताना है कि आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। कारण है, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के समान संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। बताइए कारण और कथन के माध्यम से क्या सही होगा। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर बजट के बारे में दिया गया है, आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, बताइए सही विकल्प क्या होगा। संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। पहले किस प्रकार का बजट आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, इस तरीके से क्रम से लगा। ठीक है, चलिए क्रम से लगाते हैं और देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो आता है वो आता है बजट का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले आपका आएगा, यहाँ पर हम लिखते चलेंगे, देखिए इधर दो। ठीक है, इसको हटा दो, सबसे पहले आएगा। इसके बाद आता है आम बजट यानी आम बहस, उसके बाद आएगा एक, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा, देखिए आता है पांचवा, विभागीय समितियों द्वारा जांच। फिर इसकी विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, तो इसे बोलेंगे हम 5 नंबर। विभागीय समितियां जांच कर देंगे, उसे कहेंगे अनुदान मांग मतदान। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा फिर हमारा। 3 के बाद फिर हमारा आता है विनियोग विधेयक का पारित होना, जिसे बोलते हैं 6। उसके बाद बचा कौन सा हमारा, वित्त विधेयक पारित। फिर उसके बाद वित्त विधेयक पारित होता है तो क्रम होगा 21, 53, 64। जिस भी ऑप्शन हो 21, 53, 64 वही हमारा आंसर होगा। 21, 53, 64, 21, 53, 64 ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उच्च न्यायालय, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए गए। पहला इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो हम सभी को पता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो 1866 में की गई थी, ना कि 1868। ये गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय उसकी स्थापना 71 में की गई, ये बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928, ये भी सही है। पटना उच्च न्यायालय 1916, ये भी सही है। तो हमसे बोला कि सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर दो कथन दिए गए वित्त आयोग के बारे में, पहला और दूसरा। बताइए क्या सही होगा। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 380 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका दूसरा है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। अब आप बताएंगे कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। तब इसका सही विकल्प होगा कि पहला केवल कथन सत्य है, दूसरा केवल गलत है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये वाला जो कथन दिया गया ये सत्य है कि वित्त आयोग के बारे में यहाँ पर बोला गया है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया, यह व्यवस्था की गई। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है, ना कि चौथे वर्ष। ठीक है, इसीलिए गलत है। अगला प्रश्न है, वोहरा समिति का संबंध है। बताइए यहाँ पर एक समिति दी गई है वोहरा समिति। ये जो वोहरा समिति इसका संबंध है राजनेताओं तथा अपराधों के बीच साठगांठ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, इसने क्या किया, जांच करने के लिए ये जो समिति थी ये 1993 में गठित की गई थी, वोहरा समिति। ठीक है,
और इसका मुख्य उद्देश्य था राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच में जो साठगांठ टूटी थी उसकी जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य अपवाद है, सॉरी माफ कीजिए उत्पाद है। यहाँ एक जज दिए गए जिनका नाम था के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है, इनके बीच क्या मतभेद रहा। तब आप याद रखेंगे इनके बीच जो मतभेद रहा था वो था ऑप्शन नंबर बी को लेकर कि आधार डेटाबेस को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, सही विकल्प होगा 64। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी वोटिंग मशीन के 16 बटन होते हैं और किसी वोटिंग पोल पर अगर एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 4 का प्रयोग होता है, इस प्रकार 64 यानी 16 इंटू 4 64 प्रत्याशियों का चुनाव इससे संभव हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से इकोटोन का उदाहरण है, बताइए। ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से इकोटोन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तब आप यहाँ पर पाएंगे कि जो घास भूमियां होती हैं ये इकोटोन के उदाहरण हैं, ज्वार नदमुख ये भी इकोटोन के उदाहरण हैं, और नदी तट ये भी इकोटोन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा कि सभी इसके इकोटोन के उदाहरण हैं। अगला विकल्प है कि निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है, बताइए। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है। सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी बोलीविया। ठीक है, बोलीविया। अब बोलीविया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जब आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आप सफर करेंगे तो आप पाएंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इस तरीके का लगभग कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका पेरू है और यहाँ पर आपका बोलीविया है। तो बोलीविया की जो सीमा है वो किससे नहीं लगती, समुद्र से नहीं लगती, पेरू की लगती है। ब्राजील वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका चिली देखने को मिलेगा यहाँ पर पतला पतला। ठीक है, तो ये जो बोलीविया है ये आपका समुद्र की तटरेखा से नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द का प्रयोग है, बताइए। देखिए आप दिया करमेडेक गर्त, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो ये गलत हो जाएगा। सुंडा गर्त हिंद महासागर में, ये सही है। प्यूट्रो रिको गर्त ये अटलांटिक महासागर में, ये भी सही है। यूरेशियन वेशियन आर्कटिक महासागर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। जो करमेडेक गर्त दी गई है उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं होगी, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची में संबंधित नहीं है, बताइए। इनमें से संघ सूची का विषय नहीं है ये आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है युद्ध एवं संधि, ये संघ सूची का विषय है। किसी देश से युद्ध या संधि करेंगे तो केंद्र सरकार करेगी, तो ऑप्शन नंबर ए ये संघ सूची का विषय है, हमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, नहीं। दूसरा है कृषि सिंचाई एवं सड़कें, तो कृषि सिंचाई एवं सड़कें ये राज्य सूची विषय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है बताइए फटाफट। कृषि कोमा सिंचाई कोमा सड़कें, ये जो 3 विषय दिए गए कृषि कोमा सिंचाई कोमा सड़कें, ये तीनों के तीनों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, हवाई जहाज डाक तार एवं टेलीफोन संघ सूची के विषय हैं। बैंक बीमा खाने ये तीनों के तीनों आपके संघ सूची के विषय हैं। तो कृषि सिंचाई एवं सड़कें ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों याद रखेंगे उनका कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये किसका होता है, याद रखेंगे ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है, बताइए। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या। दोस्तों याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत आप इस तरीके से कुछ पाएंगे कि भारत की जो आकृति बनी हुई है वो कुछ लगभग लगभग आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आपको नजर आएगी देखने से। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगी देखने से। ठीक है, अब इसके आसपास की बात की जाए तो 7 ऐसी कंट्री हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से लगती हैं और 2 ऐसी कंट्री जो भारत की जलीय सीमा से लगती है।
तो हमसे बोला स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हुए हैं, तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 देश लगे हुए हैं। ठीक है, इधर आपका पाकिस्तान है, यहाँ आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पर आपका चीन है, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये आपका बांग्लादेश और यहाँ पर आपका म्यांमार। तो कुल 7 कंट्री लगती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, बताइए। यहाँ बोला गया कि महाराष्ट्र राज्य में कौन सा एक स्थित नहीं है, ये आपसे बोला गया, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो ये मैकाल का जो पर्वत है, मैकाल पठार, ये आपका महाराष्ट्र में नहीं है। देखिए बालाघाट महाराष्ट्र में पड़ता है, बालाघाट पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में, और हरिश्चंद्र पहाड़ी ये भी आपकी महाराष्ट्र में। मैकाल पठार की अगर बात की जाए तो मैकाल पठार आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर, याद रखेंगे आपके छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। तब दोस्तों याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। बात करें गोदावरी नदी की, तो ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम आपके नासिक जिले से होता है। यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है, वहां से इसका उद्गम होता है, और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगर वही बात करें नर्मदा नदी की, तो ये जो नर्मदा नदी इसका जो उद्गम होता है वो मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, और इस तरीके से ये पश्चिम दिशा में जाकर ये अरब सागर में गिरती है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिमाण निम्नलिखित तरीके से होता है, बताइए। कटाव का जो परिणाम है वो किस तरीके से होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन को, और ऑप्शन से आप देखेंगे सबसे पहले होता है नालिका बनती है, फिर अवनालिका बनती है, फिर उसके बाद घाटी बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तब आप याद रखेंगे ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है यूएनईपी के द्वारा की जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, यूएनईपी, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए जनजातियां, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। एक प्रश्न हमसे पूछा गया था अभी इसी वीडियो में जनजातियों से, वो विश्व की जनजातियां थी, और एक प्रश्न हमसे पूछा गया भारत की जनजातियों से, हमसे बोला कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, बात करेंगे ओंगे जनजाति की, तो ओंगे जनजाति अंडमान एवं निकोबार में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। हलाम जनजाति की बात करें तो हलाम जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेपचा जनजाति फेमस जनजाति है सिक्किम की, तो ये भी बिल्कुल सही है। गद्दी जनजाति की बात करें तो गुजरात में नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। गद्दी जनजाति आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, तो ऑप्शन डी इसका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न आपका, दैनिक तापांतर भारत के किस राज्य की जलवायु विशेषता में से एक है, बताइए। दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है, सही विकल्प होगा राजस्थान का मरुस्थलीकरण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित हैं। यहाँ पर दो घाटियां दी गई, एक तो सुरमा घाटी और दूसरी आपकी मेघना घाटी। बताइए दोनों घाटियां आपको कहाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों के दोनों घाटियां आपको देखने को मिलेंगी मेघालय के पठार में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, सुरमा घाटी और मेघना घाटी मेघालय के पठार में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ, तो वो आपको काल बताना है किस काल में हुआ था। ठीक है, हमें ये तो पता कि पेंजिया का जो विभाजन हुआ था वो अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड में हुआ था, तो वो किस काल में हुआ था, तो उस काल को कहा जाता है कार्बोनिफेरस काल, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। यानी जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें किस किस को शामिल किया जाता है, ये अगर आपको पता है तो हम ये भी बता देंगे किसको शामिल नहीं किया जाता। अब यहाँ पर बात करेंगे किस किस को शामिल नहीं किया जाता,
तो आप याद रखेंगे एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडलों के द्वारा किया जाएगा जो संसद के दोनों सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इन दोनों ही सदनों के निर्वाचित सदस्य हों। तो पहला दे रहा ऑप्शन, संसद के मनोनीत सदस्यों को, यहाँ पर जो ऑप्शन पहला दिया गया आप कहेंगे संसद के मनोनीत सदस्यों शामिल नहीं किया जाता, तो पहले को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को, इनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों को, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से किसी को शामिल नहीं किया जाता, तो किया किसको जाता है? आर्टिकल 54 कहता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा जितनी भी है 28 राज्य, दिल्ली और पांडिचेरी, उनके निर्वाचित सदस्य, इनको केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं? तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी धन विधेयक आता है तो यह केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आएगा। और ये सारी की सारी बातें आपके अनुच्छेद 109 में लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 109 में लिखी गई है। अनुच्छेद 110 में क्या है? तो जो धन विधेयक उसकी परिभाषा दी गई है। 110 में क्या दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। 108 में क्या दिया गया है? तो 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में ब्यौरा दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 111 भी दिया गया, आर्टिकल 111। 111 कहता है कि विधेयक पर सहमति जताओ, तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा, राज्यसभा में नहीं, ये आर्टिकल 109 कहता है। अगला है कि यहाँ पर सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सीटें दी गई लोकसभा की और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, आपको यहाँ पर सुमेलित करके बताना है। पहले दिया गया तमिलनाडु, तमिलनाडु की सीटों की बात की जाए तो तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें 39, तो पहले का ऑप्शन चौथा होगा। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में लोकसभा की सीटें 26। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48। और यूपी की बात की जाए तो यूपी में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा 81। अब हम यहाँ पर सुमेलित करेंगे, माफ कीजिए शायद 80 है, ठीक है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 80 हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और राज्यसभा की 31 है, और हाँ बिल्कुल सही है, यूपी में 80 और राज्यसभा की 31, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका सुमेलित हमने कर दिया, सुमेलन करने के आधार पर हम यहाँ पर जब टिक करेंगे तो पाएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा, पहले का चौथा ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? बताइए, ये जो पैसा अधिनियम है ये किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तब इसका आप सही टिक करेंगे कि इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, भूरिया समिति की सिफारिश पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भूरिया समिति की सिफारिश पर। ये कब आया? तो ये जो पेशा अधिनियम आया 1996 में आया था, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1996 में ये अधिनियम पारित हुआ। इसे अध्यक्षता के तौर पर 1994 में गठित किया गया था, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन से शून्य काल के संबंध में सत्य है? तो हमें यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं 3, ये शून्य काल के बारे में सही है, ये हमें बताना है कौन कौन से कथन शून्य काल के बारे में सत्य है। पहला कथन है कि शून्य काल में विचार हेतु तो विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल का उल्लेख नहीं है। क्या भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल का उल्लेख नहीं है? तो आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उसमें उठाया जा सकता है, ये गलत है। तो पहला दूसरा सही होना चाहिए, देखिए पहला दूसरा कहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है पहला दूसरा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आर्टिकल और दूसरी तरफ प्रावधान दिए गए हैं, बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी देखिए नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। अनुच्छेद 129 दिया गया है, तो अनुच्छेद 129 कहता है क्या,
हमसे बोला कौन सही सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होगा, तो ये बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होगा। 137 है पुनर्विलोकन का अधिकार, तो ये भी आर्टिकल बिल्कुल सही है, पुनर्विलोकन का अधिकार है। अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत, ये भी सही है। 131 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, यही गलत हो जाएगा। ये जो सारी बातें दी गई उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते, ये सारी चीजें अनुच्छेद 125 में दी गई है, ये 125 में दी गई है, 131 में नहीं दी गई, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, बताइए। नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 6 में। ये आर्टिकल 6 में दिया गया ये सारी बात, ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, बताइए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, सही विकल्प होगा वहां पर कम से कम 50 लोकसभा के सदस्यों की संख्या हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, कितने? 50। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इंसुलिन बीटा कोशिका, ग्लूकागोन अल्फा कोशिका, प्रोटेस्टॉन ग्रेयन फोकेलन और मोसेटोस्टेटिन ये गामा कोशिका। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। इंसुलिन बीटा कोशिका सही है, ग्लूकागोन ये अल्फा कोशिका ये भी बिल्कुल सही है, उसके बाद सोमेटोस्टेटिन ये गामा कोशिका ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है, बताइए। वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है, क्या होगा सही विकल्प? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। ये वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं दर्शाता। बाकी देखिए, पहाड़ों पर खाना देर में पकता है, ये बिल्कुल सही है वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का निकलना, ये भी सही है। अधिक ऊंचाई पर नाक में खून आना, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। दूसरा, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन बी कहा जाता है, बताइए। सत्य कथन कौन कौन से हैं? सत्य कथन की बात करें तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सत्य कथन है। ठीक है, पहला भी और दूसरा भी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है, बताइए। यहाँ पर एक रुधिर के बारे में पूछा गया कि रुधिर के बारे में सत्य है। दोस्तों सही विकल्प होगा पहला कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है, तो रुधिर के बारे में यह सत्य है। इसका क्षारीय, यह एक क्षारीय विलयन है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉनिक्स नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए। तो ये पता चल जाएगा कि ये कवक द्वारा होने वाली बीमारी है। अब कवक द्वारा होने वाली बीमारी अगर आपको पता है तो बता देंगे, यकृत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 66वां कि कुपोषण का स्थिति का संबंध है, बताइए। कुपोषण का स्थिति का संबंध है, सही विकल्प होगा पहला अल्प पोषण से, ये बिल्कुल सही है। दूसरा असंतुलित पोषण से, ये भी सही है। अति पोषण से, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला है, यहाँ कथन कारक के माध्यम से आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के निर्माण नियंत्रण में प्रयोग होता है। दूसरा है, शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। अब आपको बताना कथन कारक के माध्यम से कौन सा विकल्प सही होगा। तो कथन कारक के माध्यम से बताएं तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य होंगे, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं से सजीवों का लक्षण नहीं है, बताइए। विषाणुओं से सजीव का लक्षण नहीं है, सही विकल्प होगा जीव द्रव्य का अभाव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा, बताइए। इसका सही विकल्प आपको बताना है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए
निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प है कांच से जल में, ऑप्शन नंबर बी, कांच से जल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? बताइए, इनमें से कौन एक प्रतिजैविक है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए, कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो वो होता है व्यापार कर अर्थात बिक्री कर। ठीक है, ये राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी भू राजस्व, व्यवसाय कर और शहरी अचल संपत्तियों पर कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं राज्य सरकार के। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वित्त आयोग के अध्यक्ष दिए गए, दूसरी तरफ क्रम संख्या दी गई है। बताइए, सबसे पहले बात करेंगे पहले वित्त आयोग। अगर आपको इतना पता है तो आप टिक कर सकते हैं। पहले वित्त आयोग थे केसी नियोगी, तो पहले का ऑप्शन तीसरा होगा। अब ए का 3 आपको जहां भी दिख जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा दिया है पर 12वें वित्त आयोग, तो 12वें वित्त आयोग थे सी रंगराजन, ये आरबीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 13वें वित्त आयोग की बात करें तो इनका नाम था विजय केलकर, और 14वें वित्त आयोग थे वाई बी रेड्डी। तो इस प्रकार सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन कारक के माध्यम से है। सेबी का कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारियों का या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प? सही विकल्प होगा पहला ही, कथन और कारक दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीय को स्वीकार किया गया है। दूसरा है, हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। अब आप बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प होगा पहला, केवल पहला। ठीक है, केवल माफ कीजिए, इसमें पूरा असत्य कथन नहीं है, तो पहला नहीं है अर्थात असत्य कथन यानी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ योजना और दूसरी तरफ उनके प्रारंभ की अवधि दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया का जो कार्यक्रम चालू हुआ था वो 25 सितंबर 2014 को हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा 25 सितंबर 2014। दूसरी आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को चालू हुई। तीसरा स्टैंड अप इंडिया। बताइए, स्टैंड अप इंडिया की जो शुरुआत होती है वो 6 जनवरी 2016 को हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्रामीण क्षेत्र से ये 20 जनवरी, माफ कीजिए 20 नवंबर 2016 से हुई है। अब 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो पाएंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला है, शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमेट खाता खुलवाना अनिवार्य है। दूसरा है, डीमेट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। सही विकल्प होगा कि दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं, ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा। अगला है, वोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय है। यहाँ पर जो वोल्ट दिया गया इसमें ओ का आशय हमसे पूछा है, तब आप याद रखेंगे इस ओ का आशय होता है ऑन, ऑप्शन नंबर बी, ऑन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा, द राइज एंड ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक हमने बताई है इसके लेखक हमसे पूछे गए हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके लेखक है विपिन चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गठन को स्वीकृत प्रदान की गई थी। वो तिथि और वो डेट आपको बतानी है। सही विकल्प होगा जुलाई 2015, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? तब दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। घर्षण, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है घर्षण जनित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
बजट 2023 में पोषित यानी घोषित फ्री अन्न योजना, ठीक है, कौन सी दी गई है? फ्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या था? बताइए फटाफट। फ्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों याद रखेंगे, फ्री अन्न योजना का उद्देश्य था मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या है, काफी कुछ समय से मोटे अनाजों पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा है, तो अब मोटे अनाजों पर फोकस किया जाएगा। और एक तरीके से यूएनओ भी इसको मोटे अनाजों का वर्ष भी कहा था 2023 को। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? देखिए, बाजरा को अगर बात करें तो बाजरा जो हमारा दिया गया है ये हमारे मोटे अनाजों में आता है। मक्का मोटे अनाजों में, ज्वार मोटे अनाजों में, ये सभी मोटे अनाजों में ही आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर है? बताइए। वर्तमान में मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य की अगर बात की जाए, यहाँ पर सही विकल्प होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुजरात में मूंगफली बड़ी मात्रा में होती है। वहीं इसके दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आपका आता है राजस्थान, ये दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु, और गुजरात आपका नंबर 1 पर आएगा मूंगफली के उत्पादन में। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बताइए, कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ विशेषता, दूसरी तरफ मानक दिए गए हैं। तब दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर जो तीसरा दिया गया ऑप्शन नंबर ISO 50,001, ये ऊर्जा प्रबंधन से है। ISO 50,001, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? ये दोस्तों कई बार लक्ष्य को रखा गया है बट कभी भी पूरा नहीं हो पाया है। ये 2030 तक रखा गया है अब। ठीक है, 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प होगा। माफ कीजिए, ये 2024 तक रखा गया है। माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 86 का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 2024 तक। अगला है, निम्नलिखित में से लक्ष्य प्रतिशत से वृद्धि अधिक वृद्धि पर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना है। सही विकल्प होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक वृद्धि रखी गई थी। यहाँ पर 5.0% का लक्ष्य रखा गया था और 6.0% यहाँ पर प्राप्त किया गया था। ये बिल्कुल अधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। तो ऑप्शन सी। अगला है, ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? यानी सबसे कम वन की बात हो रही है। तो दोस्त याद रखेंगे, इस प्रकार सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा के बाद अगर बात की जाए तो नंबर 2 पर आपका पंजाब आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी, हरियाणा। वही नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 पर आपका MP आ जाएगा, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है? बताइए, वर्ष पूछा है। ऑप्शन डी हो जाएगा 2010 तक ये कार्य करने की बात कही गई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 2022 तक की बात करेंगे, अभी 2023 लगा तब की नहीं। उस समय तक भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है? सही विकल्प होगा, उसे बोलते ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अगला प्रश्न आपके सामने, वेवरीज वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है? यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्ध के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है, वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने हैं। अगला है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? बताइए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो है अनडॉट। किसके द्वारा? अनडॉट के द्वारा लागू की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा।
माफ कीजिए, अंक डॉट है, अंक डॉट। अगला प्रश्न है, भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई, बताइए। भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2014 में। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें शिशु लिंगानुपात का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला है, तिस्म का विस्तारित रूप है, यानी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके की होती है ट्रिम्स, TRIMS। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। दोस्त याद रखेंगे, इसकी फुल होती है, टा से कहेंगे ट्रेड, रा से रिलेटेड, आई से इन्वेस्टमेंट और MS से मेजर्स। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो ट्रिम्स दिया गया, ट्रिम्स का विस्तारित रूप होगा ट्रेंड्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा। अगला प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का दिया गया है। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है, आइए इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए एक तरफ दिया 60, 60 और 60 के बाद आपके सामने जो संख्या आ रही है वो आ रही है 180, उसके बाद 90, उसके बाद 270, खाली जगह 405। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 6 का 3 गुना करेंगे 60 का तो 180 आएगा, 6 3 18, अर्थात 60 का 3 गुना 180 हो रहा है। वहीं 9 का 3 गुना किया जाए तो 227 होगा। तो यहाँ पर जो संख्या है उसका 3 गुना कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगी। तो इसका 3 गुना होगा 135, क्योंकि 135 तिहाई होता है आपका कितना, 405। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं? यानी 4 देखना है जिनके पहले आपको 7 दिखे और बाद में 3 ना दिखे, बताइए कितने होंगे। देखिए यहाँ पर बात करें, एक तो 7 आपका, जहां भी आपको बोला निम्न कितने ऐसे 4 हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें 4 टिक करना है। एक तो 4 हमारा ये है, दूसरा 4 हमारा ये है, तीसरा 4 हमारा ये है, और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 4 को हमें देखना है कितने इसमें 4 हैं। ये हमने 4 टिक कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं? पहले 7 है, यहाँ पर एक देखिए पहले 7 है बाद में 3 नहीं, तो एक तो ये हो जाएगा। पहले 7 है बाद में 3 नहीं, 2 हो जाएगा। पहले 7 है बाद में 3 नहीं, 3 हो जाएगा। पहले 7 है बाद में 3 है, तो एक तो ये हो जाए, हट जाएगा। पहले 7 है बाद में 3 नहीं, तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, आप चाहे तो खुद से भी इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विषम युग्म को चुनिए, बताइए। विषम युग्म को आपको चुनना है। ठीक है, बताइए, विषम युग्म को आपको चुनना है। देखिए बोतल मदरा, ठीक है, बोतल मदरा, कप चाय। बोतल में क्या होती है, मदरा होती है, कप में क्या होती है, चाय होती है। घड़ी, घड़ी में, सॉरी माफ कीजिए, घड़ा, घड़ा में क्या होता है, पानी। गेंद बल्ला, गेंद बल्ला अलग अलग होता है, एक दूसरे पे नहीं होता। ठीक है, गेंद बल्ला क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 और 144 है। यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो देखिए लासा मासा कितना दिया है, 12 दिया है, इंटू 144 करेंगे बराबर, पहली संख्या हमारे पास 36 है, दूसरी संख्या हम x मानेंगे। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 3 36, और 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 और 3 8 24। तो इसका सही विकल्प क्या आएगा निकल के, 48। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, बताइए। निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जे जी और क्यू यू के बीच आता है? देखिए जी और जे दिया गया, इसका संबंध दे रहा है, यहाँ दिया क्यू और यू के बीच है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। बताइए, देखिए ये जो जी दिया गया है, जी से क्यू की तरफ जाएंगे, जी आता है 7 पे, क्यू आता है 17 पे, तो इसमें 10 प्लस हो रहा है। जे आता है 10 पे और यू आता है 21 पे, तो इसमें 11 प्लस हो रहा है। तो यही हमें प्लस वाला देखना, पहले 10 हो उसके बाद 11 हो। ठीक है, तो इसी में अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए पहला हमारा 2 पे आता है, और 2 से ये 3, ये ज्यादा हो जाएगा। ए और 19, इसमें 18 आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ए और 21, पहले में 18 आ रहा है, माफ कीजिए, यहाँ पर देखिए इसका सही विकल्प क्या होगा, हमें पहले में कम उसके बाद ज्यादा आना चाहिए। ए 1 पे आता है और ये आता है 19 पे, तो ए और डी,
उसके बाद यहाँ पर आएगा एस और डब्ल्यू। चेक करते से ये इसके बीच जो अंतर आ रहा है वो 18 का आ रहा है, ये और इसके बीच जो अंतर आ रहा है ये देखिए कितने का अंतर आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच जब हम अंतर चेक करेंगे तो पाएंगे कि इनके बीच जो अंतर आ रहा है वो आ रहा हमारा यहाँ पर, ये देखिए 18 का आ रहा और इधर हमारा आ रहा 19 का, तो यहाँ 19 हो जाएगा। तब आप पाएंगे कि 18 19 से एक ही तो प्लस हो रहा है, एक इसमें प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है सी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमसे बोला गया कि निम्नलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको पूरी श्रृंखला लगानी है, बताइए क्या आएगा। देखिए एम से कहते हैं मंडे, टी से ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर आएगा थर्सडे। अब थर्सडे के बाद फिर क्या आएगा, दी गई श्रृंखला को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो थर्सडे के बाद अगला जो अक्षर आएगा वो आएगा फ्राइडे, तो एफ आएगा। फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, ये तो आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्ताह के 7 दिन हो गए। इसका सही विकल्प होगा एफ एस एस, ऑप्शन नंबर बी एफ एस एस। अगला प्रश्न है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है, बताइए उन दोनों में क्या संबंध है। ये कह रहा दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, यानी दोनों कौन होंगे, बताइए बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। दो अमेरिकी जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है, सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प होगा पति पत्नी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इसको निकाल के चेक कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परतंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें सर्वाधिक उत्पादकता की अगर बात की जाए तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव की। ठीक है, मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना वर्ष है, ऑप्शन आपके सम्मुख है। सही विकल्प होगा 1988। तो 1988 में ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं, यानी असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। पहला, उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। दूसरा है, प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर से किया गया था या वहां से शुरू हुआ था। सही विकल्प होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई नलकूपों से सर्वाधिक की जाती है और इसका पहली बार प्रयोग 1930 में किया गया था सहारनपुर से। अगला प्रश्न है, मर्कोशोर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंध रखता है, बताइए। मर्कोसर एक जो मुक्त व्यापार संगठन है ये संबंध रखता है, ये दोस्तों संबंध रखता है आपका दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गोमती नदी का जो उद्गम हुआ है वो पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलर झील से होता है। और यहाँ पर पूछा गया कि ये गंगा में कहाँ मिल जाती है, तो ये गंगा में गाजीपुर के पास मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर दिया नॉन फायर प्लास्टिक क्ले, ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए मकरी एवं लो क्षेत्र मिर्जापुर में। ठीक है, मकरी एवं लो क्षेत्र मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई। पहले तो याद रखना कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, तो ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था वो 1992 में आया था। और इसके अंतर्गत हमसे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। तब दोस्तों याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर, आप बताएंगे फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 2009 में। ठीक है, तो सितंबर 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी 59.3% लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। सही विकल्प होगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है? ये सारे यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं। ये आपकी वाराणसी में है, तो आप याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि ये जो इंस्टीट्यूट आपका बना है, ये जो टेक्नोलॉजी स्थापित की गई थी, ये कब की गई थी? तो ये 1994 में वाराणसी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए इनमें से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, दादर नागर हवेली की। यहाँ की जो दशकीय वृद्धि दर रही थी वो 55.9% रही थी, यानी लगभग 56% दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश की अगर दशकीय वृद्धि दर की अगर आपसे बात की जाए तो 20.22% दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती? इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सोनभद्र में नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया पहरिया, ये सोनभद्र में आपकी पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है सहरिया। शहरिया जो जनजाति है ये आपकी सोनभद्र में नहीं पाई जाती। शहरिया आपकी ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, ललितपुर में पाई जाती है शहरिया जनजाति। खरवार सोनभद्र में और बेंगा सोनभद्र में पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना कि शहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। अगला है, अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई? तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो घोषणा की गई थी ये आपकी भारत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो नाटो का 31वां जो सदस्य देश बना है उसका नाम है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए। नाटो की स्थापना की बात की जाए कि नाटो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ठीक है, स्थापना, और इसका वही पूछा जाता है हेडक्वार्टर कभी कभी एग्जाम में। स्थापना ये 4 अप्रैल को होती है, 4 अप्रैल, और ये होती है 1900, माफ कीजिए पर 1949 में इसकी स्थापना होती है नाटो की। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, जैसे ब्रुसेल्स के नाम से जानते हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, तो बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, वह किस देश की निवासी है? एक बार पूर्ण प्रश्न देखें। अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, वह किस देश की निवासी है? सही विकल्प होगा वो अमेरिका की निवासी है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किविथु गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? किविथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे पूर्वी गांव है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको याद रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो शुभारंभ किया गया है वो कहां से किया गया है? किविथु अरुणाचल प्रदेश से। किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है, गृह मंत्री हैं ये भारत के। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? सही विकल्प होगा भारत के मुंबई शहर को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य के केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? उस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। याद रखेंगे पीएम मित्र की स्थापना के लिए, वो भी पहले, ऑप्शन बी। अगला, अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? सही विकल्प होगा वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 लीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? सही विकल्प होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई? सही विकल्प होगा
रूस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? इसका सही विकल्प होगा, पहली महिला अंपायर बनने का जो नाम है उनका नाम है किम काउंट। ऑप्शन नंबर ए किम कार्टन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, किम कार्टन। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में कॉप इंडिया 2023 नामक वायु सेनाभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित हुआ? बताइए। कॉप इंडिया 2023 इसका सही विकल्प होगा भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो टीवी सोमनाथन का जो उद्देश्य है वो है आपका नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों का लाइसेंस देने की पहल शुरू की? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए बहरीन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? ये ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन मित्र। ये जितने भी ऑपरेशन दिए गए आप सभी इनको एक साथ लिखकर नोट्स बनाकर इनको याद कर सकते हैं। ऑपरेशन कावेरी की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन कावेरी आपको सूडान में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया था, नाइजीरिया से अपने नागरिक आप कीजिए, नाइजीरिया सूडान वगैरह जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाइजीरिया है वहीं सूडान वगैरह से निकाले गए थे, तो ऑप्शन सी होगा सूडान। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, एससीओ की बात हो रही है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो कहां पर हुई थी? वो हुई थी न्यू दिल्ली भारत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? बताइए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, ये हर साल 28 माफ कीजिए 26 अप्रैल, हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया? बताइए, जो जूस मिशन है ये किस ग्रह के अध्ययन को करेगा? सही विकल्प होगा ये बृहस्पति के पास जाएगा और बृहस्पति के बारे की जानकारी निकालेगा। अप्रैल 2023 में कंबन पन्नीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? ये जो अंगूर है ये आपको बताएं किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों तमिलनाडु में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, नाम से पता चल रहा है कंबन पन्नीर थ्राचाई अंगूर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 माफ कीजिए अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित फ्लिकनेक्स 2023 है एक कैसा अभ्यास? याद रखेंगे ये नौसैनिक अभ्यास है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो थे दोस्तों 140 प्रश्न, जैसा कि आपके सामान्य अध्ययन के पेपर में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय आपको दिया जाएगा 120 मिनट। तो हमने 120 मिनट से कुछ कम ही समय में इन प्रश्नों को सॉल्व कर रखा है। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो जिन लोगों ने पूरा देखा उनको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।